हेलो, हाय, वेलकम टू यू होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की नज़र से पॉइंट व्यू से अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ऐसा चैप्टर है जिसे कोई अगर एग्ज़ाम दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है तो भी अगर ये जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिससे भारत में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को लोग ज़्यादा सेवन करते हैं। ठीक है, जिससे लोग को क्या हो जाता है, शुगर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, आप लोग शुगर की बीमारी अपने घर में तो रोज़ देखते होंगे कि शुगर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट की चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं अपनी। देखते हैं हमने क्या क्या लिख रखा है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यहाँ पे हमने हमने सारा इमेज बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है राजमा बना है, ठीक है, केला बना है, अंगूर। तो ये सब क्या जाहिर हो रहे हैं, शकरकंद, यानी कि जो प्रकृति में मीठी चीज़ें होती हैं ना, उसी को खाने से हमें क्या प्राप्ति मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम परिभाषा देखें, अगर हम परिभाषा आपको बताएं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, यानी कि ये क्या है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम अगर उसका कठिन भले लग रहा है ना, लेकिन ये बहुत इजी वाला है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो मीठी चीज़ें आप खाते हो, ठीक है, जो गन्ना खाते हो, शकरकंद खाते हो, ठीक है, जो भी आप मीठी चीज़, दुनिया में जितनी मीठी चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। यानी कि उसका नाम क्या रख गया है, कार्बोहाइड्रेट। नाम टिपिकल है, लेकिन अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो फिर नीचे हमने लिख रखा है सफ़ेद शर्करा और कार्बोज। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते हैं, इसके 2-3 नाम हैं। इसे कहते हैं सफ़ेद शर्करा, ठीक है, इसे कहते हैं कार्बोज। एक और नाम है CHO, ठीक है, CHO, C+H+O, यानी कि CHO भी कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि CHO का जब आपने सरल फॉर्म में टूटता है तो किस में परिवर्तित होता है, ग्लूकोज में। यानी कि अगर कोई भी नाम ले ले, यानी कि सफ़ेद शर्करा पूछे या कार्बोज या CHO, तो कंफ्यूज मत होना, ये तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, इनका तीनों नाम एक ही है, CHO, सफ़ेद शर्करा और कार्बोज। अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। आगे आप इसको याद रखे रहना कि सफ़ेद शर्करा, कार्बोज और CHO, ठीक है। आगे क्या है, ऊर्जा देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें ऊर्जा देता है। ऊर्जा मतलब क्या होता है, जो हम खा लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद जो हमें ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा में कहते हैं। देखो जैसे खनिज लवण हो गया, जल हो गया, आप पानी पी लोगे तो आपको उतना ऊर्जा नहीं मिलेगी जितना आप कार्बोहाइड्रेट को खा लोगे तो ऊर्जा मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी। जैसे ही आपकी जुबान पे, जैसे ही आपने खाना खाया, आपके जुबान पे ही जैसे गया, उसका पाचन वैसे ही होने, यानी कि वो पचने लगता है, घुलने लगता है, जिसको कहते हैं आसान भाषा में। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, पोषक तत्व की दृष्टि से अगर देखें तो ये पहला स्थान आता है। ठीक है, ऊर्जा देने की अगर हम काम से देखें तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, पहला स्थान रखता है, ठीक है, ऊर्जा देने का। आगे हम बात करें, आगे हमारा क्या क्या है, 1 ग्राम में कितना कैलोरी मिलती है, 4.2 कैलोरी। यानी कि आप अगर 1 ग्राम खा लेते हो कार्बोहाइड्रेट तो आपको कितना ऊर्जा मिलेगी, 4.2 कैलोरी। इसको याद रखे रहना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि 1 ग्राम कितना कैलोरी देता है कार्बोहाइड्रेट, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, 4.2 कैलोरी। आगे हम बात करें, आगे हम चलते हैं, आगे क्या है, संगठन। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, अभी हमने जो बताया कि CHO क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक नाम है। तो अगर हम इसको संगठन, यानी कि संगठन मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बने, एक नया चीज़ बने। तो CH2O अगर हम संगठन से देखें तो इसका ये है, यानी कि संगठन रूप से बना है। तो इसका अनुपात कितना होता है, 2:1। यानी कि जो जल का सूत्र नहीं होता है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना,
H2 तो होता है H2O, तो जल का अनुपात क्या होता है H2O। तो इसे याद रखना है कि जो जल का अनुपात है, ठीक है, जो जल का जो संगठन है वही किस कौन सा संगठन है, कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि सिर्फ चेंज किया है, C लग गया आगे ना, C+H2O, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ये सूत्र है। ठीक है, सूत्र भी याद, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, सूत्र भी याद रखे रहना। ठीक है, हमने जो जो पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है वो एग्जाम में आ ही चुके हैं, चाहे जो एग्जाम हो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा हमने भड़काऊ नहीं लिखा है, जो जो एग्जाम में आता है वही वही मैंने पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद में क्या है, भारत की थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो होती है कितनी होती है, 60 से 70% होती है। यानी कि जब आप खाना खाते हो ना, जब आपने खाना खाया, एक थाली बनाए, तो उसमें सिर्फ थोड़ी ना मतलब कार्बोहाइड्रेट रहता है, या फिर कोई ना फैट थोड़ी ना रहता है, प्रोटीन मतलब एक तत्व थोड़ी ना रहता है। आप रोटी खाते हो, सब्जी खाते हो, ठीक है, कोई पापड़ खाता है, कोई कुछ भी मतलब ले लिया रहता है, कोई जलेबी रखा रहता है मीठे के लिए, कुछ भी। तो जलेबी क्या है, मीठी चीज़ है। चावल क्या है, चावल एक मीठी चीज़ है। ठीक है, रोटी में भी शुगर पाया जाता है। ऐसे दाल क्या है, दाल प्रोटीन है। तो आपके जब खाने का अगर हम पोषक तत्व का अगर हम उसको जांच करें तो कितना नहीं मिलता है, 60 से 70% मिलता है। ठीक है, यानी कि आप अगर 100% अगर कोई चीज़ है, ठीक है, 100% है, तो उसमें आप 60-70 कितना खा लेते हो, कार्बोहाइड्रेट खा लेते हो। ठीक है, बाकी जो 30 होता है वो खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब मिल करके होता है। इसीलिए भारत की राजधानी को क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। यानी कि हमारे इंडिया में शुगर के जो मरीज हैं, पेशेंट है, वो ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ के लोग जो हैं चावल ओवल ये सब लोग बहुत खाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, जूल है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय है वो मानक क्या है, जूल है। ये पिछले साल एग्जाम में आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, जूल है। ठीक है, आशा करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट को सफ़ेद शर्करा के नाम से जानते हैं, कार्बोज के नाम से जानते हैं, एक नाम और है CH2O। ठीक है, CH2O है। उसके बाद में हमने क्या बताया, ये ऊर्जा देता है। ठीक है, ऊर्जा क्यों देता है, क्योंकि ये हमारे मुख में जैसे ही रखते हो आप, मुख से ही पाचन होने लगता है, इसलिए हमें ये ऊर्जा देने। और जब ये ऊर्जा देता है तो इसलिए हमें ये पोषक तत्व की अगर दृष्टि से देखें तो इसका क्या है, पहला स्थान है। ठीक है, ये पहले नंबर पर ऊर्जा देता है। अगर पूछा जाए कि एग्जाम में आए कि पहले नंबर पर ऊर्जा कौन देता है, तो आप किसे टिक मारोगे, कार्बोहाइड्रेट को। फैट को भी फैट भी देता है, लेकिन पहला स्थान किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, फिर हमने बताया 1 ग्राम पर कितना कैलोरी मिलता है, 4.2 कैलोरी बताया है। ठीक है, आगे हमने क्या बात की, आगे हमने बात किया है CH2O, यानी कि जो संगठन होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि जो जुड़ के बना होता है, किस किस से मिलके बना होता है, C से, यानी कि कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, यानी कि आपके माइंड में आएगा कि कार्बनिक तत्व किसे कहते हैं। तो कार्बनिक तत्व वो होते हैं, देखो हमारा, अगर हम अपने शरीर को रासायनिक दृष्टि से देखें, ठीक है, क्या किसी और दृष्टि से हटा दें, रासायनिक दृष्टि से देखें, तो हमारे शरीर में 2 तत्वों से मिलके बना होता है। ठीक है, एक होता है कार्बनिक होता है, ठीक है, एक होता है कार्बनिक तत्व होता है, एक होता है अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व उसे कहेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है, और अकार्बनिक तत्व वो तत्व होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाता है। तो हमने इसमें कार्बोहाइड्रेट में क्या बताया, हमने यही बताया ना कि इसमें कार्बन तो पाया जाता है ना, तो ये क्या हो गया, कार्बनिक तत्व हो गया। यानी कि एग्जाम में जब आए कि कार्बनिक तत्व मतलब जैसे 2-3 नाम रख दिया जाए, जैसे कि फैट रख दिया जाए, फैट नहीं कैल्शियम रख दिया जाए, फास्फोरस रख दिया जाए, ठीक है, और जिंक उंक रख दिया जाए। फिर कार्बोहाइड्रेट का तो पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट यौगिक है, तो आप मतलब कौन सा यौगिक है अगर पूछा जाए तो आप किसे बताओगे, कार्बोहाइड्रेट को यौगिक बताओगे। ठीक है, और बाकी वो क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, आगे हम बात करें क्या है, बताया था हमने भारत की थाली में कितना होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, 60 से 70% होता है। ठीक है, मतलब कि 60 से 70% हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को खाते हैं। देखो यहाँ पे कितना चावल वावल खा लेते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं, जिसलिए यहाँ पे शुगर के जो पेशेंट होते हैं भारत में, इंडिया में, वहाँ पे कम मतलब ज़्यादा हैं। भारत की राजधानी यानी कि शुगर की राजधानी किसे कहेंगे आप, भारत को कहेंगे। जितना हमने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, आप अगर कहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम थोड़ा चलते हैं।
अब अपनी सीरीज को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे कि हमने पीछे ही आपको बता दिया था कि जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाएगा उसमें उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, हमने क्या बताया था अभी, CHO पाया जाता है। ठीक है, CHO पाया जाता है, जो C को क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन जब पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है इसका जो पाचन होता है कहाँ से होने लगता है, मुख से होने लगता है। ठीक है, यानी कि जैसे ही मुख में आप रखोगे शक्कर, जो भी शक्कर खाओगे, गन्ना खाओगे, शकरकंद, मीठी चीज़ जो भी खाओगे, दूध पियोगे, कुछ भी खाओगे, तो आपके मुंह से ही पचने लगता है। और पचते पचते कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, कहाँ पे जाकर ख़त्म होता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में पचने लगता है। अब जब भाई छोटी आंत में पचने लगता है तो इसका मतलब कि वहाँ पे जितना उसको ज़रूरत थी उतना शरीर ले लिया है, बाकी जो अवशोषण मतलब हो गया, बाकी क्या होगा, मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर चीज़ में होता है, यानी कि प्रोटीन का भी ऐसे डाइजेशन होता है, जो का काम का रहता है वो शरीर में रह जाता है, जो काम का नहीं होता वो मल द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें क्या है इसका जो क्या होता है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कितना ऊर्जा मिलेगी आपको, 70% ऊर्जा मिलेगी। यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर 100% में अगर हम देखें, कैलकुलेशन करें, तो 70% किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि मीठी चीज़ें अगर खाओगे तो उससे मिलेगी। बाकी 30 क्या होता है, प्रोटीन खाओगे, फैट खाओगे, कार्बन जो होता है क्या बोलते हैं, खनिज लवण होता है, जितने सारे कैल्शियम, फास्फोरस, उससे आपको मिलेगा। ठीक है, सब मिला करके 30, और अकेले क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का ईंधन कहते हैं। इसीलिए क्या है, पोषक तत्वों की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये पहले नंबर पे आता है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे हमारा कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया, यानी कि अब कोई भी पोषक तत्व खाए तो उस पर प्रक्रिया पड़ती है, यानी कि वो जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो वो जटिल फॉर्म में होता है, उसका पहले टूटता, यानी कि जब शरीर में जाता है ना तो वो टूटता है, अपने सरल फॉर्म में होता है। जैसे कि हमने पीछे ही बताया था, अपने पिछले वाले कक्षा में, यानी कि प्रोटीन वाले में बताया था कि जब प्रोटीन का जब वो होता है, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि जो जल अपघटन की क्रिया होती, तो किस में टूटा था, अमीनो एसिड में। आपको याद होगा शायद, अगर जो नहीं देखे हैं क्लास तो वो पीछे जा कर के देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की, हमने जितना बताया है जितना कि एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो प्रोटीन किस में टूटा था, अमीनो एसिड में टूटा था। ऐसे ही यहाँ पे होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट पे पड़ेगी, यानी कि वनस्पति जगत से शुरू होकर के, यानी कि देखो कार्बोहाइड्रेट बताओ कहाँ से मिलती है हमें, यानी कि जो मीठी चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से मिलती है, वनस्पति से मिलती है। यानी कि गन्ना कहाँ से मिला, वनस्पति से मिला। ठीक है, गन्ना होगा या और कुछ भी होगा, जो मीठी चीज़ें होती है, गुड़ होती है, फल होता है, तो हमें कहाँ, पेड़ पौधे से मिलती है। अब पेड़ पौधों की अगर हम उसका कंबाइंड रूप देखें तो क्या कहते हैं, उसको वनस्पति कहते हैं ना। तो वनस्पति जगत से शुरू होकर, यानी कि फोटोसिंथेसिस से शुरू होकर प्रकाश संश्लेषण जिसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का इंग्लिश में हिंदी में, तो वहाँ से शुरू होकर के कहाँ पे ख़त्म होती है, ग्लूकोज पे। यानी वहाँ से शुरू होकर के आपने पहले देखो, आपने धान बोया, ठीक है, धान बोया, धान उगा, तो उस पर पत्ते पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण पड़ता है। ठीक है, उसे भोजन मिला। ठीक है, सूरज से पत्ते को भोजन मिला, तो वो करके क्या, पेड़ ने क्या किया, अपना फल तैयार किया। ठीक है, अब फल तैयार किया, किसान ने उसको क्या किया, फल तोड़ा और उसको फल ला करके, मतलब जो उसका फल था, यानी कि धान था, धान आप काट करके लाए, आप उसको बनाए। ठीक है, बना करके आप जैसे ही आपने खाया, यानी कि मुख से खाने के बाद से ही लेकर के जब वो कहाँ पे ख़त्म होता है, ग्लूकोज पे ख़त्म होगा। आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। यानी कि आपको आप सिंपल फॉर्म में बताएं, यानी कि हम एग्जांपल लें कि एक किसान है। ठीक है, एक किसान है, उसने क्या किया, शुरू से बता रहे हैं, एक किसान है, उसने क्या किया, धान बोया। ठीक है, धान जा कर के बोया। ठीक है, धान यहाँ से शुरू हुआ, यानी कि धान बोया, पत्ता है, समझो ये पत्ता हमने बना दिया, ये पत्ता बना दिया। ठीक है, तो सूरज यहाँ पे बना देते हूँ मैं, सूरज,
तो वहाँ से शुरू होकर यानी कि सूरज और पत्ते की कहानी से शुरू होकर के यानी कि सूरज ने क्या किया, अपना प्रकाश दिया, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पत्ते ने क्या किया, अपना भोजन ग्रहण किया। किससे? सूरज से किया। ठीक है, जब पत्ते ने भोजन ग्रहण किया तो क्या किया, अपने तने पे पहुंचाया, तने से जो परिपक्व होकर के क्या किया, फूल फल लगने लगा, यानी कि धान पैदा हो गया। ठीक है, अब जब धान पैदा हो गया तो किसान ने काट करके लेके आया, उसको जो होता है कटाई पिटाई झटाई जो भी होती है उसको काटा पीटा बनाया, किसान ने उसको खाया। ठीक है, किसान ने जैसे ही खाया, जैसे ही उसके मुख से शुरू हुआ, यानी कि जैसे ही उसके जुबान पे गया, तैसे ही कार्बोहाइड्रेट का यानी कि मीठी चीज़ें पचना शुरू कर गई। उसके बाद में जब वो मीठी चीज़ें मुंह में गई तो वो किस में टूटा, यानी कि जब आपने धान जैसे खाया, मतलब धान नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, चावल जैसे ही आपने खाया चावल टूटने लगा। चावल टूट करके जब एकदम आखिरी पॉइंट जो आता है ना, वो क्या बन के आता है, ग्लूकोज बन के आता है। यानी कि ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा नहीं मिलती है। कार्बोहाइड्रेट तो हमने कठोर फॉर्म खाया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो हमें कठोर फॉर्म, लेकिन जो सरलतम रूप क्या बन के आया, ग्लूकोज बन के आया। यानी कि प्रकाश संश्लेषण से शुरू हो करके अंतिम उसका जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आशा करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे हम थोड़ा चलते हैं। आगे हमारा क्या है, 100 मिटा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अब हम पढ़ते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को कितने रूप में होते हैं, यानी कि कितने प्रकार होते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। आगे हमने क्या लिख रखा है, देखो, एक होता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, एक होता है मोनोसेकेराइड, यहाँ पे हम बना देते हैं, एक होता है मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के कितने रूप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप होते हैं। एक मोनो होता है, ठीक है, एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड। ठीक है, एक होता है डाइसेकेराइड, एक होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यानी कि इसके कितने प्रकार के अणु होंगे, इसके एक प्रकार के अणु होंगे। ठीक है, एक अणु से मिलकर बना है तो उसे क्या कहेंगे, मोनो कहेंगे। ठीक है, अगर 2 अणु से मिलकर के बना है, यानी कि 2 मोनो मिला के बना है तो क्या कहते हैं, देखो एक एक बन के बना था, मोनो बना था। एक अणु बन करके जब तैयार होता तो उसे क्या कहते थे, मोनो कहते थे। अब जब 2 मोनो मिल गया ना तो उसे क्या कहेंगे, डाई कहेंगे। और पॉली में क्या होता, अनेक अणु आ जाए ना, कोई गिनती नहीं है, यानी कि कोई गिनती नहीं है, अनेक अणु ऐसे हों ज्वाइंट हो तो उससे आप कहेंगे। यानी कि जो पॉली है, जो रूप होता है वो बहुत जटिल वाला होता है। ठीक है, शुगर पेशेंट को पॉली रूप खाना चाहिए, क्योंकि जब जटिल रहेगा भाई, जब वो ज़्यादा वो हो रहेगा, मतलब ऐसे सटा सटा रहेगा उसका अणु, तो उसको टूटने में टाइम लगेगा। यानी कि जब ग्लूकोज जल्दी टूटेगा नहीं, ग्लूकोज देर में टूटेगा। तो उसे क्या करना चाहिए, यानी शुगर जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ वाले, उनको पॉली रूप खाना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक को समझते हैं, यानी कि पहले मोनो को समझते हैं, फिर डाई को समझते हैं, फिर पॉली को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बताते हैं आपको मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के कितने प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड के 3 प्रकार होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज कहते हैं, एक को कहते हैं ग्लैक्टोज। मोनोसेकेराइड के कितने प्रकार, हमने बताया मोनोसेकेराइड के 3 प्रकार। एक होते हैं ग्लूकोज होता है, एक होता है फ्रक्टोज, एक होता है ग्लैक्टोज। अगर एग्जाम में आए कि ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं तो एक अणु बताना, फ्रक्टोज के भी अगर पूछे तो कितने बताना, एक और बताना। अगर ग्लूकोज के पूछे तब भी बताना, एक और। यानी मोनोसेकेराइड के जो तीनों प्रकार हैं, यानी कि जो ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लूकोज, इनके पास कितने प्रकार के अणु हैं, एक ही प्रकार के, यानी कि एक अकेला अणु होता है। ठीक है, यानी कि ये सिंपल फॉर्म में होता है। अब हम इसको समझते हैं, ग्लूकोज किसे कहते हैं, फ्रक्टोज किसे कहते हैं और ग्लैक्टोज किसे कहते हैं। देखो, पहले उसको समझने पहले मोनोसेकेराइड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड होता है जो, यानी कि मोनोसेकेराइड के संगठन अगर हम देखें ना, अगर मोनोसेकेराइड के संगठन देखें तो कितना क्या होता है, C6 होता है। ठीक है, H12 और O6 होता है, यानी कि C6 H12 O6, यानी मोनोसेकेराइड के जो संगठन है वो क्या है, C6 H12 और O6 होता है। मोनोसेकेराइड जिस अणु से जुड़े रहते हैं ना, उस बंधक को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है,
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर पूछा जाए कि मतलब किससे जुड़े होते हैं तो किससे, मोनोसेकेराइड्स, यानी कि मोनोसेकेराइड के अणु को जोड़ने वाला जो बंधक होता है, ठीक है, जो बंधक होता है उस बंधक का क्या नाम है, ग्लाइको, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लिख लेना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये लिख लेना, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि मोनोसेकेराइड जिस अणु से जुड़े रहते हैं उस बंधक को जो बड़े जुड़े रहते हैं उस बंधक का क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं, अब हम आते हैं ग्लूकोज पे आते हैं, यानी कि ग्लूकोज को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। उसको समझने से पहले हम इसके नाम को समझ लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, एक नाम नहीं है ग्लूकोज के। ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर, ठीक है, ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिख लेना कॉपी में कहीं, ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज को ही कॉर्न शुगर कहते हैं, ठीक है, कॉर्न शुगर कहते हैं। ग्लूकोज को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन शुगर हमने बता दिया, ग्रेप शुगर कहते हैं, ठीक है, ग्रेप शुगर। ग्लूकोज के बहुत सारे नाम हैं, इसको सिंपल शुगर कहते हैं, ठीक है, सिंपल शुगर, यहाँ पे लिख लेना आप, सिंपल शुगर, ठीक है। हमने कितना नाम बताया, 1 2 3 नाम बताया, ठीक है। आगे हम बताते हैं और क्या क्या इसका नाम है, इसके बहुत सारे नाम है ग्लूकोज के। ग्लूकोज का एक नाम और लेना, क्वाइनो बॉडी, ठीक है, क्वाइनो बॉडी, देखो नॉलेज चाहे जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, ठीक है, क्वाइनो बॉडी, कॉनी बॉडी। हाँ, हमने कितना बताया है आपको, ग्लूकोज के बताया है ब्लड शुगर कहते हैं, ठीक है, इसको ग्रेप शुगर कहते हैं, ग्लूकोज को ही कॉर्न शुगर कहते हैं, इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं, इसको काइनो बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, इसको करंट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है, करंट, जो अभी करंट जानते हो किससे कहते हैं, करंट में जो अभी जल्दी में आया है उसको क्या कहते हैं, करंट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इतने सारे नाम होते हैं, ग्लूकोज का अकेला बंदा ऐसा है जिसके इतने सारे नाम है, ठीक है। आप नाम में कंफ्यूज मत होना, हमने बहुत सारे नाम बताए हैं, एक बताया है ब्लड, ठीक है, एक खुद बताया है बलक, यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं, एक बताया है ग्रेप बताया है, ठीक है, एक ग्रेप बताया है, एक कॉर्न शुगर बताया है, कॉर्न बताया है, कॉर्न काफ़ी बड़ा अंतरा का आना कॉर्न, फिर बताया हमने क्वाइनो बॉडी, ठीक है, क्वाइनो बॉडी बताया है, फिर हमने सिंपल बताया है, ऐसे बहुत सारे नाम बताए हैं, ठीक है। पीछे कर करके अगर नहीं लिखा है तो पीछे दौड़ा के लिख लेना, ठीक है। फिर आगे हम बात करें इसके नाम को तो हमने बात जान लिया, अब हम देखते हैं ग्लूकोज का कार्य क्या होता है, ठीक है। आगे हम बात करें ग्लूकोज का, अगर देखो हम तो ऐसे बता रहे हैं, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, फुल क्लास में दे देंगे, ठीक है। ऐसे बताना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो पीडीएफ में आप पा सकते हैं मुझसे, ठीक। आगे हम बात करते हैं, बात की हो ना ज़्यादा, ग्लूकोज का कार्य देखते हैं। देखो रक्त में कार्बोज का जो अवशोषण होता है वो किससे होता है, ग्लूकोज का होता है, यानी कि देखो हमारे खून में ना ज़्यादा मात्रा में किसका पाया जाता है, कार्बोज का। कार्बोज क्या कहते हैं, कार्बोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं, आपको हमने पीछे भी बताया, यानी कि हमारे खून में ना कार्बोज की जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे खून में जो अवशोषण होता है किसका होता है, कार्बोज का होता है, ठीक है। आगे हम आपको बताएं कि कार्बोज में जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज की मात्रा जो ज़्यादा हो जाती है ना तो वह ग्लाइकोजन में बदल जाता है, यानी कि यह जो ग्लाइकोजन होता है ना, हमारी जो यकृत होती है, ठीक है, जो हमारी यकृत होती है, मांसपेशियां होती है, इसमें जाकर के यकृत होना है। यानी कि हम आपको सरल फॉर्म में बताएं, जब हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है, वो ग्लाइकोजन में बना, यानी कि हम जब ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने लगेंगे ना तो वो किस में स्टोर होने लगा, पहले तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में हुआ, लेकिन जब ग्लूकोज इकट्ठा होते किस में बन जाता है, वो ग्लाइकोजन में बन जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन में जब बन जाता है तो वो कहाँ जमने लगता है, आपके पहले यकृत में होगा, ठीक है, आपके पहले यकृत में स्टोर होगा, फिर जाके आपके गोश्त में, जब गोश्त में जमा होने लगता है तब आप क्या होने लगते हो, मोटे होने लगते हो। हमें उतना ही खाना चाहिए जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत होती है, यानी कि जब देखो कि हमारे मांसपेशियों में आने लगी है तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देनी चाहिए, ठीक है, ठीक है।
हमने अभी क्या बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट खाएं तो ग्लूकोज में बना, ग्लूकोज अगर ज़्यादा आप खा लोगे यानी ग्लूकोज ज़्यादा होने से किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और जब ग्लाइकोजन जब ज़्यादा बन गया ग्लूकोजन तो कहाँ जाकर स्टोर होने लगता है, आपकी यकृत में। यकृत जब वो भर जाता है उसका पेट, यानी कि यकृत का जितना हिस्सा होता है, ठीक है, यकृत का जितना हिस्सा होता है वो किसमें जाकर के होने लगता है, मतलब वो फेंकने लगता है। यकृत क्या करने लगता है, अपने शरीर से फेंकने लगता है। उसका जो शरीर का बनावट होता है यकृत का, वो फेंकने लगता है। कहाँ जाकर फेंकता है, अपने वो मांसपेशियों में जाकर के स्टोर होने लगता है ग्लाइकोजन। ठीक है, जिससे आप क्या होने लगते हो, मोटे होने लगते हो। ठीक है, आगे अब हम थोड़ी आगे बात करें। देखो आगे हम थोड़ा आपको बताएं कि ग्लूकोज में, अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 80 से 130 mg होना चाहिए। ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे कम। देखो आपके घर में यानी किसी के घर में हर घर में ग्लूकोज यानी कि शुगर का जो पेशेंट होता है वो पाया जाता है। इसीलिए तो भारत की राजधानी कहा गया है, यानी कि भारत में ग्लूकोज वाले जो बीमारी होती है, यानी कि जो शुगर की बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, हर शुगर, तो जो शुगर के मरीज होते हैं उनके पास एक मशीन रहती है। ठीक है, एक मशीन रहती है जिसमें वो मशीन में एक स्ट्रिप रहती है, स्ट्रिप में ब्लड डालते हैं अपना और मशीन में डालते हैं तो क्या बताता है, अगर ज़्यादा रहता है तो 200 बता देता है। ठीक है, ज़्यादा होता है तो कितना बता देता है, 200 बता देता है, या फिर 250 बता देता है, कुछ बता देता है। या फिर अगर कम जिसका रहता है कितना बता देता है, 50 बता देता है, 60 बता देता है। अगर कम बता रहा है या फिर ज़्यादा बता रहा है तो आप किसके मरीज हो, शुगर के मरीज हो। ठीक है, ये मेन पॉइंट आपको आप दिमाग में बैठा लेना कि अगर कम रहता है तब भी शुगर का मरीज कहलाओगे, अगर ज़्यादा रहेगा तब भी शुगर के मरीज कहलाओगे। तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा अगर एकदम से अगर 80 है, 130 है, तो आप क्या हो, एकदम चंगे मंगे हो, यानी कि आपको बीमारी ये शुगर की नहीं है। ठीक है, आगे हम थोड़ी बात करें ग्लूकोज के बारे में, आपको बताएं। जितनी हमने पॉइंट बताया है उसको एग्जाम पे लिख लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, बहुत आता है, क्योंकि गिनती नहीं, हर एग्जाम में आ जाता है कि ग्लूकोज के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में बहुत ज़्यादा सब आ जाता है। ठीक है, देखो फिर आगे हम थोड़ा बताएं आपको ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज पचता जल्दी है। ठीक है, हमने भी बताया था आपको पीछे कि ग्लूकोज क्या होता है, बहुत जल्दी पच जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कोई भी रूप आप खा लो तो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में ही बदलेगा। ठीक है, वो टूट करके ही ग्लूकोज में ही आएगा। ग्लूकोज का बहुत ज्यादा रोल हो, यानी कि जितना इसमें प्रकार सब दिए गए हैं ना, आप कुछ भी खा लोगे तो वो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में ही बदलेगा। चाहे आप पॉलीसेकेराइड में के खा लें, आप डाइसेकेराइड में किसी कुछ भी सुक्रोज कुछ भी खा लेंगे तो किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है, जल्दी पचता है। ठीक है, अब जल्दी जब पचता है तो जल्दी ऊर्जा भी देता है। ठीक है, इसलिए रोगी को क्या करना चाहिए, ग्लूकोज देते हैं, यानी कि जो मरीज डॉक्टर होते हैं ग्लूकोज देते हैं। जो मरीज होते हैं ना वो कार्बोहाइड्रेट का अगर कोई फॉर्म दे रहे हैं तो क्या देते हैं, ग्लूकोज वाला ही देते हैं। ठीक है, आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं। हमने क्या क्या बताया आपको, हमने बताया है ग्लूकोज का नाम बताया है। ठीक है, ग्लूकोज के नाम के बारे में बताया है। हमने नाम में क्या बताया है आपको, हमने नाम में बताया है कि ग्रेप शुगर कहते हैं, इसको कॉर्न शुगर कहते हैं, इसको फिर काइनोबॉडी कहते हैं, इसको करंट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, सिंपल शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। ग्लूकोज के हमने बहुत सारे नाम बता दिए हैं। जितना हमने नाम बताया है वो बहुत एग्जाम में आ चुके हैं भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप कहीं पे लिख लेना इसको। ठीक है, फिर हमने बताया कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी हो चाहिए, ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए 80 से 130 mg होना चाहिए। ठीक है, 80 से 130 mg बताया। फिर हमने बताया कि आप कार्बोहाइड्रेट का कोई भी रूप अगर खा लेते हो ना तो किसमें टूटेगा, ग्लूकोज भी टूटेगा। यानी कि आप माल्टोज खा लेते हो, सुक्रोज खा लेते हो, स्टार्च खा लेते हो, कुछ भी अगर खाओगे तो वो टूटते 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 किसमें आएगा, वो ग्लूकोज में ही बदलेगा। ठीक है,
वो ग्लूकोज में ही बदलेगा। फिर हमने आपको बताया कि ग्लूकोज पचता जल्दी है, ठीक है। ग्लूकोज अब भाई जब इतना टूटते टूटते इतना खत्म हो गया तो क्या ग्लूकोज ही बचा, तो अब कितना टूटेगा। तो वो ग्लूकोज जब वो आखिरी स्टेज पे आता है ना तो वही ऊर्जा देने लगता है, जिसलिए हमें मरीज को क्या करना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। फ्रक्टोज को समझते हैं, फ्रक्टोज क्या करता है। आशा करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज को, तो वो फ्रक्टोज के भी कई नाम हैं, ठीक है। फ्रक्टोज के भी कई नाम हैं, जिसे कहते हैं लेब्यूलोज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेब्यूलोज, 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 यहाँ पे लिख देते हैं लेब्यूलोज कहते हैं। इसे फ्रूट शुगर कहते हैं, ठीक है। इसे फ्रूट शुगर कहते हैं। इसको मीठी शर्करा कहते हैं, ठीक है। मीठी शर्करा, यहाँ पे लिख देते हैं मीठी शर्करा कहते हैं। यानी कि फ्रक्टोज को कितना नाम बताया हमने, 3 नाम बताया। एक नाम बताया हमने लेब्यूलोज, दूसरा हमने बताया फ्रूट शुगर, तीसरा बताया हमने मीठी शर्करा, ठीक है। हमने 3 नाम आपको बता दिए हैं। आप इसे याद रखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार नाम से भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो नाम में कंफ्यूजन मत होना। लेब्यूलोज, फ्रूट शुगर, मीठी शर्करा सब एक ही होते हैं, ठीक है। आगे हम आपको बताएं फ्रक्टोज के बारे में। अब हम इसके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि फ्रक्टोज के स्रोत के बारे में समझते हैं कि हमें मिलता कहाँ से, ठीक है, कहाँ से प्राप्ति होती है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे फलों के रसों में पाया जाता है और फिर शहद में पाया जाता है, ठीक है। शहद में पाया जाता है और फलों की रसों में, फलों की रस में, रस, फल की रस में, ठीक है, फल की रस में पाया जाता है, ठीक है। और फ्रक्टोज मतलब स्टोर कहाँ होता है, मतलब स्टोर किस रूप में होता है, तो किस में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन आधा गा रहेगा, ग्लाइकोजन में, ठीक है। ग्लूकोज को भी बताया था हमने कि किसमें परिवर्तित होता है, ग्लाइकोजन में, जबकि फ्रक्टोज भी है किस रूप में इकट्ठा होगा, ग्लाइकोजन में होगा, ठीक है। ये जो काम करता है एकदम से ग्लूकोज की तरह काम करता है, यानी कि फ्रक्टोज जो है ना वो ग्लूकोज की तरह ही काम करता है। जैसे कि वो काम करता है कि ग्लाइकोज में परिवर्तित होता है, ठीक है, वैसे ही ये भी काम करता है, ठीक है। आगे हम इसको फ्रक्टोज के बारे में बताएं तो अगर हम इसके अपघटन की बात करें, ठीक है, फ्रक्टोज के अपघटन की यानी कि किसमें टूटता है, यानी कि इसका जब टूट करके क्या तैयार होता है, जब ये सुक्रोज और शर्करा का जब अपघटन होता है, ठीक है। सुक्रोज यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, सुक्रोज, सुक्रोज प्लस शर्करा, ठीक है। शर्करा का जब अपघटन होता है ना तो वो किस में परिवर्तित होता है, यानी कि फ्रक्टोज में होता है, ठीक है। आई होप आपको हमारी ये बातें समझ में आ रही है कि फ्रक्टोज के हमने कितने नाम बताए हैं। फ्रक्टोज के हमने 3 नाम बताए हैं। एक हमने बताया लेब्यूलोज, फिर हमने बताया फ्रूट शुगर, आगे हमने बताया क्या, मीठी शर्करा बताया, फिर हमने बताया कि फ्रक्टोज का स्रोत क्या होता है। फ्रक्टोज का स्रोत वो होता है जहाँ से प्रकृति में जो नेचुरल में जो सबसे मीठी चीज़ें पाई जाती है उसी को क्या कहेंगे, फ्रक्टोज। यानी कि अगर पूछा जाए कि फलों वाले रस में अगर क्या पाया जाता है तो क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। शहद में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। फिर हमने बताया कि जो ग्लूकोज काम करता है ना वही ये भी बेचारा काम करता है, ठीक है। यानी कि जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो रहा था वैसे ही फ्रक्टोज भी ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा। अब आगे हम चलते हैं, थोड़ा गैलेक्टोज के बारे में पढ़ते हैं, 3रे नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये बनता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और लैक्टोज में, ठीक है, लैक्टोज में, ठीक है। जो दूध में पाया जाता है वही लैक्टोज में यह पाया जाता है, ठीक है। इसका सोर्स अगर हम देखें, ठीक है, सोर्स क्या होता है इसका, ये कहीं नहीं पाया जाता, यानी कि प्रकृति में स्वतः नहीं प्राप्त होता, यानी कि प्रकृति में ये नहीं पाया जाता। हम ये कार्य करता है, यानी कि इसका कार्य क्या है, ठीक है। ये ग्लैक्टोज का कार्य क्या है, ग्लैक्टोज का कार्य है कि हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देना, ठीक है। हमारे मस्तिष्क को ऊर्जा देने का काम करता है। अब ऊर्जा देने का काम करता है तो इसे क्या कहते हैं, नर्वस शुगर कहते हैं, ठीक है। नर्वस शुगर कहते हैं, नर्वस शुगर कहते हैं। शुगर हमने यहाँ लिख रखा है, इस
हमने क्या बताया गलेक्टोज के बारे में, यह प्रकृति में यानी कि हमारे आसपास में ये नहीं पाया जाता, ठीक है, लेकिन इसका काम बहुत है, ठीक है, इसका काम है नर्वस शुगर, यानी कि इसका नाम क्या पड़ा है, नर्वस शुगर। क्यों पड़ा है, क्योंकि ये मस्तिष्क को ऊर्जा देने प्रदान करता है। अगर आप गलेक्टोज की मात्रा ज़्यादा खा लेते हो तो आपको कौन सी बीमारी होती है, ज़रा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि गलेक्टोज की मात्रा आप ज़्यादा खा लोगे तो आपको कौन सी बीमारी होगी, गलेक्टोसीमिया, ठीक है। आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे गलेक्टोसीमिया, ठीक है। अगर आप गलेक्टोज की मात्रा ज़्यादा खा लोगे तो आपकी कौन सी बीमारी हो जाएगी, गलेक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा बात करते हैं। आपको हमने कि जो वो होता है पहला रूप होता है, हमने आपको बता दिया, यानी कि हमने आपको बताया है। यहाँ पे आगे हम चलते हैं, थोड़ा आपसे बताते हैं। हमने मोनोसेकेराइड में तीनों बता दिया, यानी ग्लूकोज के बारे में बता दिया, फ्रक्टोज के बारे में बता दिया, गलेक्टोज के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं डाई के रूप में, यानी कि डाई की में पढ़ते हैं। देखो डाई क्या होता है, डाई में दो मोने होते हैं। अभी तक हमने कितना बताया था, एक अणु रहे थे। अब यहाँ पे क्या आ गए, दो अणु मिल करके, यानी कि दो अणु मिल करके डाई बना है। डाई के भी तीन रूप हैं, जैसे कि मोनो के तीन रूप थे, यानी कि अब डाई के भी तीन रूप है। एक होता है सुक्रोज, एक होता है माल्टोज, यहाँ पे लिख देते हैं माल्टोज, एक होता है माल्टोज, एक होता है लेक्टोज, ठीक है, एक होता है लेक्टोज, एक होता है लेक्टोज, यहाँ पे लिख नहीं जा रहा सही से, एक होता है लेक्टोज। आगे हम थोड़ा यहाँ पे नीचे चलते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं, यानी कि पहले सुक्रोज के बारे में हम समझते हैं। सुक्रोज के बारे में पहले हम समझते हैं कि सुक्रोज के नाम क्या होते हैं, यानी कि सुक्रोज के भी कई नाम हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, डाई को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं डबल शुगर, ठीक है, इसको कहते हैं डबल शुगर। यानी कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डबल शुगर किसे कहते हैं तो आप किसे कहोगे, आप कहोगे डाइसेकेराइड को, ठीक है, डाइसेकेराइड को ही डबल शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करें सुक्रोज के बारे में, ठीक है। सुक्रोज को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे कहते हैं टेबल शुगर, ठीक है, इसे कहते हैं टेबल शुगर, फिर इसे कहते हैं क्या, चुकंदर का भी शुगर कहते हैं, यानी चुकंदर का शर्करा कहते हैं। आगे हम बात करें इसके नाम के बारे में, कहते हैं इसको गन्ने की शर्करा कहते हैं, ठीक है। बात करें इसे कहते हैं ईवर्ट शुगर, ठीक है, ईवर्ट शुगर, ईवर्ट, छोटी ई वा ऊपर राटा, ईवर्ट शुगर, ठीक है, ये लिख लेना क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि टेबल शुगर किसे कहते हैं, ठीक है, या गन्ने का शर्करा यानी गन्ने की शुगर किसे कहते हैं, ईवर्ट शुगर किसे कहते हैं, चुकंदर का शुगर किसे कहते हैं, तो सब एक ही बात, यानी कि सुक्रोज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी हमने पीछे ही बता दिया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट का कोई भी रूप अगर खा लोगे तो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। तो ऐसे ही आप अगर सुक्रोज खाते हो ना तो किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, ठीक है, ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। अगर हम पूछा जाए कि सुक्रोज का सोर्स क्या होता है, यानी कि हमें सुक्रोज की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जो घर में आपके शक्कर चीनी होता नहीं है वही जो अगर खा लोगे तो आपको क्या प्राप्ति मिलेगी, सुक्रोज की प्राप्ति। इसीलिए तो आपको गन्ने का शुगर कहा गया है, ठीक है, गन्ने के शर्करा कहा गया है, यानी कि घरेलू स्तर पर जो चीनी का इस्तेमाल करते हो उसी को क्या कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। हमने कितनी बातें बताई आपको सुक्रोज के बारे में, हमने इसके 3-4 नाम बताए, यानी कि सुक्रोज को बताया कि क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, जिसे कैन शुगर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया चुकंदर का शर्करा कहते हैं सुक्रोज को, गन्ने की शर्करा, ठीक है, और ईवर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। इसका जो संगठन होता है एक ग्लूकोज, ठीक है, एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज होता है, फिर उसके बाद में फ्रक्टोज होता है, ठीक है, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। फिर हमने बताया कि जो घरेलू स्तर पर चीनी इस्तेमाल करते हैं ना उसी से हमें सुक्रोज की प्राप्ति होती है, ठीक है। आगे हम बात करें आप माल्टोज के बारे में, ठीक है, माल्टोज के बारे में समझते हैं। माल्टोज को क्या कहते हैं, जो इसे मंड की शर्करा कहते हैं, यानी कि माल्टोज का एक और नाम है, इसे क्या कहते हैं, मंड की शर्करा, ठीक है, मंड की शर्करा कहते हैं। मतलब अगर पूछा जाए कि माल्टोज का सोर्स कहाँ है तो जो नहीं होता है, जो से हमें माल्टोज की प्राप्ति होती है, ठीक है।
यानी कि माल्टोज का हमें प्राप्ति कहाँ से होती है, तो जौ यानी कि जौ से हमें माल्टोज की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिससे कि जो शराब में इस्तेमाल होता नहीं है तो उसे क्या होता है, माल्टोज होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मंड की शर्करा कहते हैं। ठीक है, आगे हम थोड़ा चलते हैं, अब लैक्टोज के बारे में समझते हैं। माल्टोज के बारे में आई होप आप समझ गए होंगे कि इसे मंड की शर्करा कहते हैं, और माल्टोज से हमें माल्टोज की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं लैक्टोज के बारे में। ठीक है, लैक्टोज को भी कई नाम है, यानी कि इसके 2-3 नाम हैं, जिसे क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं। लैक्टोज के 2 नाम हैं, एक कहते हैं दूध की शर्करा। ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, दूध की शर्करा कहते हैं, एक को कहते हैं प्राणी जगत का जो होता है सोर्स, उसी को कहते हैं लैक्टोज कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें लैक्टोज के बारे में बताएं तो अगर पूछा जाए कि दूध खराब कैसे होता है, तो लैक्टिक एसिड हो जाने से दूध खराब हो जाता है। यानी कि पूछा जाए कि दूध खराब होने का कारण क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। ठीक है, मानव दूध में लैक्टोज की कितनी मात्रा होती है, 8 से 9% होती है। ठीक है, 8 से 9% होती है, जबकि प्राणी में कितना होती है, 5 से 6% होती है, 5 से 6% होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, यानी मानव के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो 8 से 9 होती है। अगर पूछा जाए प्राणी में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 होता है। ये याद रखे रहना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका, हमने जितनी बातें बताई है सब एग्जाम में आ चुका है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम तो एक बुक रखे हैं, वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, वहाँ पे देख कर ही आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम लैक्टोज के बारे में और थोड़ी बात करें, ठीक है, लैक्टोज के बारे में और थोड़ी बात करें तो इसे क्या कहते हैं, दूध देखो सफ़ेद रंग का होता है ना, हम सब जानते हैं कि दूध कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, कैल्शियम के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। और पीला रंग किसके कारण होता है, फास्फोरस के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बता दी आपको कि दूध का रंग पीला क्यों होता है, फास्फोरस के कारण होता है। अगर सफ़ेद पूछा जाए तो किसके कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि कैल्शियम होता है सफ़ेद होने का, और पीला होता है तो फास्फोरस के कारण होता है। तो दूध क्या होता है, दूध आंत में ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक है, अगर हम दूध पी लेते हैं ना, तो दूध आंत में ज़्यादा देर तक रहता है, इसका डाइजेशन जल्दी नहीं होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो दही खाना चाहिए। ठीक है, दही का डाइजेशन आसानी से होता है। यानी कि देखो हम कोई भी दूध खा लेते हैं ना, देखो कभी भी होता है कि हम बाहर जाते हैं तो क्या होता है, हमारी माँ लोग क्या बोलते हैं, दही देती हैं। क्यों देती हैं, क्योंकि जो दूध होता है ना, दूध का जो डाइजेशन होता है जल्दी नहीं होता है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। ठीक है, लैक्टोज जो होता है हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक होता है। ठीक है, जो ज़्यादा देर तक होता है इसलिए उसका डाइजेशन धीरे धीरे होता है। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा देर तक रहता भी है तो इसका एक लाभदायक भी है, नुकसानदायक भी ये नहीं है। यानी कि लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रहता है, और आंत में ज़्यादा देर रहने के कारण ये लाभदायक जो जीवाणु होते हैं वो पैदा करता है। अब जब लाभदायक जीवाणु पैदा कर देते हैं तो क्या निर्माण करता है, विटामिन बी का निर्माण करता है। ठीक है, विटामिन बी का निर्माण करता है। क्या करता है, लैक्टोज जो होता है, हमने भी बताया आपको, अगर कहीं आप जा रहे हो तो आपको क्या खाना चाहिए, दही खाना चाहिए। क्यों दही खाना चाहिए, क्योंकि दूध का जो डाइजेशन होता है देर में होता है। ठीक है, लैक्टोज का जो डाइजेशन होता है धीरे होता है। लेकिन ये नहीं कि लैक्टोज का डाइजेशन धीरे होता है तो ये नुकसानदायक है, ऐसा नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। ये हमारे शरीर में जाता है, लैक्टोज जब हम खाते हैं तो ये हमारे आंतों में जा कर के जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उसको उत्पन्न करता है। जो उसको उत्पन्न करने के बाद क्या निर्माण होता है, विटामिन बी निर्माण। आगे हम बताएंगे जब विटामिन बी पढ़ाएंगे कि निर्माण कैसे क्या क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे आपको हम बताएंगे। ठीक है,
हमने लैक्टोज के बारे में आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बताया है लैक्टोज लैक्टिक दूध में जब लैक्टिक की एसिड हो जाती है तो क्या हो जाता है, दूध खराब हो जाता है। दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, फास्फोरस के कारण होता है। दूध में सफ़ेद रंग किसके होता है, कारण होता है, सफ़ेद रंग होता है कैल्शियम के कारण। फिर हमने बताया कि लैक्टोज को दूध की शर्करा कहते हैं, प्राणी जगत की शर्करा कहते हैं। ठीक है, हमने बताया कि दूध को क्यों नहीं खाना चाहिए अगर कहीं जा रहे हो, या फिर अगर दूध हमारे शरीर में जाकर के देर से है तो उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, हमने ये आपको बता दिया है। आगे हम थोड़ा चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं अब दूसरे बारे में। ठीक है, दूसरे रूप में पढ़ते हैं। अब हमने आपको सुक्रोज के बारे में बता दिया है, फिर हमने माल्टोज के बारे में बता दिया, अगला हमने लैक्टोज के बारे में। अब हम आते हैं ठीक है, अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड के अनेक अणु से मिला, यानी कि इसके अणु जो होते हैं गिनती में नहीं आते हैं, इसके जो अणु होते हैं इकट्ठा सटे होते हैं। इसके कितने प्रकार के हैं, इसके हैं 5 प्रकार। ठीक है, हम नीचे 5 प्रकार पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसका पहला जो नाम है उसका नाम है स्टार्च। ठीक है, इसका पहला नाम है स्टार्च, दूसरा है डेक्स्ट्रीन, तीसरा है ग्लाइकोजन, चौथा है सेलुलोज, पांचवा है पेक्टिन। ठीक है, इतने सारे नाम हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड के कितने नाम हैं, पॉलीसेकेराइड के हैं 5 नाम, जिसमें हम पहले बताए थे आपको। मोनो में कितने थे, 3 थे, फिर डाई में कितने थे, 3 हैं, पॉली में कितने हैं, 5 हैं। पांचों के हमने यहाँ पे नाम लिख रखा है। अब हम पांचों के नाम के जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ये एक जटिल अवस्था होता है। ठीक है, जो मधुमेह यानी कि जो डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है जिसको, उसको पॉलीसेकेराइड रूप देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये जटिल होते हैं तो इनके अणु जल्दी से नहीं टूटेंगे। ठीक है, इनके अणु दूर दूर। बात करते हैं स्टार्च के बारे में, पढ़ाते एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्टार्च को एक और नाम से जाना जाता है जिसे क्या कहते हैं, एमीलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं एमीलम। ठीक है, एमीलम कहते हैं। हमने क्या बताया, स्टार्च को एक और नाम से जान जिसे क्या कहते हैं, एमीलम कहते हैं। ठीक है, स्टार्च कहाँ से पाया जाता है, जो वनस्पति जगत के होते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे से हमें अनाज मिलता है, बीज मिलता है, फल मिलता है, उससे हमें क्या प्राप्ति होती है, स्टार्च की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्टार्च सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अनाज में स्टार्च की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा का होती है, लेकिन फल में जो होती है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, फल में स्टार्च की मात्रा कम होती है, लेकिन जो अनाज होते हैं अनाज में स्टार्च की मात्रा होती है जो ज़्यादा होती है। ठीक है, कच्चे फल में स्टार्च ज़्यादा होता है। ठीक है, जब पक जाता है तो वो मोनो में बदल जाता है। ठीक है, लेकिन कच्चे अनाज में मोनो होते हैं, पर जब पक जाते हैं तो वो पॉली यानी कि स्टार्च में बदल जाती है। यानी कि ये तो किताब की भाषा। अब हम आपको आसान भाषा में बताते हैं। यानी कि देखो कोई फल है, ठीक है, जैसे कि हम अमरूद ले लें, तो ये क्या है, अगर कच्चा है, ठीक है, तो ये स्टार्च के रूप में है। जब वो पक गया, यानी कि जब पक गया तो उसका जो भी जटिल फॉर्म था वो घुल करके एक सरल फॉर्म में बन गया। तो क्या बन गया, वो मोनो, यानी कि जो हमने पहला रूप बताया था ना मोनो में, ठीक है, जो फलों का हम क्या बताए थे, ग्लूकोज बताए थे, फ्रक्टोज बताए थे, ग्लैक्टोज बताए थे ना, तो उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो अगर हम फल का फल अगर कच्चा है तो क्या है, स्टार्च है, और जब वो पक गया तो किस में बन गया, वो बन गया मोनोसेकेराइड में बन गया। लेकिन अगर हम अनाज की बात करें, देखो जैसे धान रहता है, धान जब कच्चा रहता है तो उसको जब फोड़ो, यानी कि अब जब अपने नाखून से दबाओगे तो क्या निकलेगा, उसमें सफ़ेद सफ़ेद से दूध की तरह निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, यानी कि वो अभी पका नहीं है, कच्चा है ना। अनाज जब कच्चा रहता तो हमने क्या बताया, वो उसमें जब मतलब जब नाखून दसाओगे तो इससे पानी सा निकलेगा, यानी कि कच्चा जब रहेगा तो किस रूप में रहेगा, मोनो रहेगा, लेकिन जब पक जाता है तो क्या बन जाता है, स्टार्च के रूप में बदल जाता है। इसलिए हमने आपको बताया कि जो अनाज में स्टार्च की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, लेकिन फल में कम होती है। ठीक है, आई होप आपको हमारी बातें समझ में आने कि हमने स्टार्च के बारे में क्या क्या बताया है। ठीक है, आगे हम स्टार्च के बारे में बात करें आपसे। अगर स्टार्च का अगर आपको अवलोकन करना है, यानी कि जांच करना है, तो आप कैसे करोगे। स्टार्च जो होता है ना ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होता, यानी कि ठंडे पानी में अगर स्टार्च को डालोगे ना, अब देखो चावल को भिगो दो तो वो कहाँ खाने के लायक थोड़ी ना होगा, नहीं खाने के लायक होगा ना, लेकिन वही अब गर्म पानी में पका दोगे तो क्या होता है, उसका जो अणु होता है ना वो जिलेटिनाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है,
तो हमें खाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बताएं आपको स्टार्च के बारे में कि स्टार्च क्या होता है, ठंडे पानी में घुलनशील नहीं होता, लेकिन गर्म जब पानी आ जाता है तो घुलनशील हो जाता है। क्यों घुलनशील हो जाता है? क्योंकि जो उसके अणु होते हैं ना, वो जेलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं, इसलिए उसका जो अणु होता है, स्टार्च का जो अणु होता है, यानी कि जो अनाज होते हैं वो घुल जाते हैं, जिससे हम आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, ये हुई स्टार्च की बात। आगे हम चलते हैं, डेक्स्ट्रीन के बारे में पढ़ते हैं। यह स्टार्च के अपेक्षा कम जटिल होता है। ठीक है, जो डेक्स्ट्रीन होता है स्टार्च के अपेक्षा ये कम जटिल होता है। जब चावल को भूनते हैं, ठीक है, या रोटी बनाते समय रोटी का जो ऊपर लाल रंग का हो जाता है ना, वह डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। ठीक है, हम रोटी खाते हैं, रोटी पे ऐसे लाल लाल स्टॉट बने नहीं होते हैं, लाल लाल डॉट से बने होते हैं, वो किस लिए होता है? डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। ठीक है, लाल लाल जो चकत्थे बने होते हैं। जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ ज़्यादा देर तक खाते हैं तो वह अधिक मीठा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो डेक्स्ट्रीन की वजह से मीठा हो जाता है। हमने आपको क्या बताया है अभी तक? हमने आपको डेक्स्ट्रीन के बारे में बताया है कि स्टार्च के अपेक्षा ये कम जटिल होता है। डेक्स्ट्रीन जो होता है स्टार्च के अपेक्षा कम जटिल होता है। अगर हम इसका अवलोकन करें, यानी कि इसका हम परीक्षण करें, तो किस पे कर सकते हैं? जो जब हम रोटी खाते हैं तो रोटी पे जो जो लाल कलर के ऐसे धब्बे दिखाई नहीं देते हैं, ऐसे लाल लाल, तो वो किस लिए हो जाता है? लाल रंग क्यों हो जाता है? डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। और अगर एक और अवलोकन करें तो जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, तो जो हमारे खाने में मिठास आती है वो किसकी वजह से आती है? डेक्स्ट्रीन की वजह से आती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति होती है अनाज से होती है। ठीक है, अनाज से होती है डेक्स्ट्रीन की प्राप्ति। ठीक है, जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड बिस्कुट होते हैं ना, पेस्ट्री में जो भूरा रंग का हो जाता है वो किसके कारण होता है? वो डेक्स्ट्रीन के कारण ही होता है। ठीक है, हमने डेक्स्ट्रीन के बारे में 2-3-4 पॉइंट बताया है, जिसमें मैंने बताया कि अगर कोई भी खाद्य पदार्थ खा ली हो तो जो मिठास आपके मुंह में उत्पन्न होगा वो किस लिए होगा? डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? डेक्स्ट्रीन की प्राप्ति होती है अनाज से होती है। ठीक है, ब्रेड में, पेस्ट्री में, बिस्कुट में, रोटी में जो भूरा रंग के होता है वो किस लिए होता है? डेक्स्ट्रीन की वजह से होता है। ठीक है, अब हम आपको ग्लाइकोजन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन का क्या रोल होता है? जो जंतु जगत का कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसी को ही ग्लाइकोजन कहेंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ एकत्रित होता है, यानी कि कहाँ इकट्ठा होता है? हमारी मांसपेशियों में जाकर के ये स्टोर होता है। ठीक है, जब हम ग्लूकोज का ज़्यादा खा लेते हैं तो वही क्या होता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर सोर्स में देखा जाए तो कहाँ से मिलता है ग्लाइकोजन का सोर्स? प्राणी जगत का, यानी कि जो मांस मछली खाते हैं ना, उससे आपको ग्लाइकोजन की प्राप्ति होती है। हमने ग्लाइकोजन के बारे में बताया है क्या? हमने बताया है कि जब ग्लूकोज खाते हैं वही ग्लाइकोजन में बन जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है प्राणी जगत में, यानी कि मांस मछली में यह पाया जाता है। ठीक है, ये स्टोर कहाँ होता है? यकृत में, मांसपेशियों में स्टोर होता है। आगे हम बात करें सेलुलोज के बारे में बात करें। ठीक है, सेलुलोज है जो अगला पॉइंट हमारा सेलुलोज, इसके बारे में हम देखते हैं क्या है सेलुलोज का क्या काम होता है। देखो इसमें क्या होता है, सेलुलोज से हमें कैलोरी नहीं देता। ठीक है, सेलुलोज जो होता है उससे हमें कैलोरी यानी कि ऊर्जा हमें प्राप्ति नहीं होती। जो पेट के बीमारी वाले लोग होते हैं, यानी कि जिसको पेट वाली बीमारी रोग है ना, उससे सेलुलोज देना चाहिए। ठीक है, अनाज के छिलके में पाया जाता है, रेशे में भी पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है ना, वो कहाँ से पाया जाता है? अनाज के छिलके में पाया जाता है, रेशे में पाया जाता है। ठीक है, रेशे में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? अंजीर में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अंजीर में सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। हमने सेलुलोज के बारे में क्या बताया? इसमें कैलोरी नहीं देता, ये पेट की बीमारी के लिए होता है। और इसका जो पाचन होता है मानव शरीर में नहीं होता। ठीक है, इसका जो पाचन होता है मानव के शरीर में नहीं होता है। ये अनाज के छिलके में पाया जाता है, जो रेशे होते हैं, रेशे वाले पदार्थ होते हैं, उसमें पाया जाता है। ठीक है, अंजीर में तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे हम बात करते हैं पेक्टिन के बारे में। पेक्टिन का क्या रोल है? पेक्टिन का रोल है, आगे हम इसको मिटा दें। पेक्टिन का तो ये भी हमें ऊर्जा नहीं देता, यानी कि एनर्जी हमें नहीं देता। ठीक है, इसका सोर्स यानी कि ये कहाँ से पाया जाता है? जो फलों के गूदे होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, फलों के गूदे में फलों के जो गूदे होते हैं उसमें पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है। ठीक है, और जो पेक्टिन किसकी बीमारी में दिया जाना चाहिए? यानी कि जो अतिसार होते हैं, यानी कि जो डायरिया रोग के होते हैं, उनको पेक्टिन दी जाती है। ठीक है, पेक्टिन दी जाती है किसको? डायरिया वाले बीमारी को। और
से ही, ठीक है, पेक्टिन से ही क्या होता है, फलों द्वारा जेमी और जेली बनाई जाती है। ठीक है, जेम और जेली कहाँ से बनाई जाती है, अगर पूछा जाए तो किससे बनाई जाती है, पेक्टिन, क्योंकि फलों की गूदों में ही क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है। हमने क्या क्या बताया, फिर से हमें आपको रिकॉल कर देते हैं। स्टार्च के बारे में पढ़ाया था, स्टार्च के बारे में जिससे हमें क्या बताया था, एनिमल बताया था, एमिलम बताया था। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एमिलम, हमने एमिलम बताया था। हमने बताया था कि यह स्टार्च होता है, यह पौधों में संचित पदार्थ के स्टार्च होते हैं। ठीक है, जो पौधों में होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि ये ठंडे पानी में आघुलनशील होता है तथा गर्म पानी में इसकी जो कोशिका का दीवार होता है वो फट जाता है और अंदर से छोटे छोटे जो स्टार्च होते हैं वो कण के रूप में बाहर निकल जाते हैं, जो पानी को सोख लेते हैं और फूल कर बड़े हो जाते हैं ना। यह जो क्रिया होती है क्या कहलाती है, जिलेटिनाइजेशन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि सूजी हो गया, माड़ हो, इसको भिगो देते तो कैसे वो फूल के ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम फल में देखें, देखो जब फल क्या हो जाते हैं, जब फल पक जाते हैं तो स्टार्च डाइसेकेराइड व मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे फलों में मिठास आ जाती है। ठीक है, जबकि अनाज में इसके उल्टा होता है, जैसे कि मटर हो गया, मक्का हो गया, साबूदाना हो गया, अरारोट हो गया, और ये से फिर केला का एग्जाम्पल लें। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन अगर हम कच्चे फल का देखें, ठीक है, कच्चे फल में पाली और जैसे जैसे पकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे पकते हैं सरल रूप में होते जाते हैं, परंतु जब अनाज होते हैं कच्चे अवस्था में जब होते हैं तो सरल रूप में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो पकते जाते हैं अपने जटिल रूप में यानी कि पाली रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, हमने इसे डेक्स्टीन के बारे में बताया। हमने बताया कि जब रोटी का लाल कलर का हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डेक्स्टीन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है अनाज में पाया जाता है। ठीक है, ब्रेड में, बिस्कुट में जो भूरा रंग का हो जाता है किसके कारण होता है, डेक्स्टीन के कारण होता है। फिर हमने किसके बारे में बताया, हमने बताया ग्लाइकोजन के, माने ग्लाइकोजन क्या होता है, जो प्राणी जगह से पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। हमने सेलुलोज के बारे में बताया, हमने बताया कि पेट की चीज़ की बीमारी होती है उसको सेलुलोज देना चाहिए। इसमें कैलोरी नहीं मिलती है। ये कहाँ से पाया जाता है, अनाज के छिलकों में पाया जाता है, रेशों में पाया जाता है और अंजीर में पाया जाता है, हमने बताया था। ठीक है ना, फिर हमने बताया था पेक्टिन के बारे में, पेक्टिन में बताया था कि ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, जो फलों की गूदें होती हैं, जड़ों होती उसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसे कौन सी बीमारी में देना चाहिए, जो अतिशय डायरिया वाले रोगी होते हैं उसमें पेक्टिन पाया जाता है। अगर हमें जैम जेली बनाना है तो हमें क्या चाहिए, पेक्टिन चाहिए। ठीक है, आगे अब हम बात करें, आगे हमारा है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हमने यहाँ 4 प्रकार के लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये नहीं है। बेंडिक टेस्ट एक है फ्लिंगेज टेस्ट, एक है टॉलेंस टेस्ट, एक है ओसीजन टेस्ट। ठीक है, अगर मोनोसेकेराइड की जांच करना है, ठीक है, मोनोसेकेराइड की जांच करना है तो आप कौन से टेस्ट करेंगे, बेंडिक टेस्ट करेंगे। यानी कि ये 2 फ्लिंगेज टेस्ट, बेंडिक टेस्ट मोनोसेकेराइड के लिए है, जबकि टॉलेंस और ओसीजन टेस्ट किसके लिए है, शुगर की जाँच के लिए। ठीक है, आगे हम थोड़ा बात करें कार्बोहाइड्रेट के थोड़ा कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फैक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप अपने कॉपी में लिख लेना। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एक होता है फिर से मिटा के लिख देते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं आप। ग्लाइकोजेनेसिस ये क्या होता है, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो बनना होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, कॉपी में लिख लेना, ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। अगला दूसरे नंबर पे लिख लेना। अगला हम यहाँ पे आपको और अगला हम आपको बता देते हैं, आप वहाँ कॉपी में लिख लेना अपनी। ठीक है, एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जेनेलिसिस। ठीक है, वो सिस था, ये लिसिस है। ठीक है, याद रखे रहना, वो सिस था, ये लिसिस है। ग्लाइकोजेनेसिस इसको क्या कहते हैं, जब ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, कॉपी में लिख लेना, बहुत अच्छी बात है हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे तीसरे नंबर पे लिख लेना फैक्ट क्या है, तीसरे नंबर पर है यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले
ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे नी लग गया, वहाँ पे पहले नंबर पे था सिस, फिर लास्ट में था लिसिस, अब की है नियोलिसिस। ठीक है, नियोसिस ग्लाइको, फिर से ले देते हैं, एक मिनट। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जब ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का गैर कार्बोहाइड्रेट से बनना, जैसे कि फैटी एसिड या अमीनो एसिड से जब बनता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, हमने शुरू वाले में बताया था ग्लाइकोजेनेसिस। इसे क्या होता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। जबकि हमने दूसरा बताया था ग्लाइकोजेनेलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस इसको क्या कहते हैं? जब ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनोलिसिस। अब की हम तीसरे नंबर पर बताए हैं आपको ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं? जब ग्लूकोज का गैर कार्बोहाइड्रेट यानी कि अलग कोई कार्बोहाइड्रेट बन जाए, जैसे कि फैटी एसिड अमीनो एसिड से बनता है तो क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अगला हम चौथा नंबर बता देते हैं आपको। चौथा नंबर पे इसको मिटा देते हैं पहले। अगला पॉइंट पे लिख लेना ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस ये क्या होता है? जब ग्लूकोज का, ठीक है, पायरुविक एसिड में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। हमने आपको 4 पॉइंट बताए, यानी कि 4 फैक्ट बताया है, जिसमें हमने बताया है ग्लाइकोजेनेसिस, फिर हमने दूसरा बताया ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, फिर हमने बताया अगला पॉइंट बताया था, फिर हमने तीसरा नंबर बताया था ग्लाइकोनियोजेनेसिस, फिर हमने चौथा बताया ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जो ये क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में बदलना। ठीक है, अगला पॉइंट पे थोड़ा हम आपको बताएं। ग्लूकोज जब टूटता है ना, ग्लूकोज यानी कि जब जलता है, देखो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज बदला, तो ग्लूकोज जब जलेगा भी ना, हमारे रक्त में जब जाएगा मिलेगा तो वो जलेगा ना, तो वो जलने प्रक्रिया क्या कहलाता है? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड कहलाता है। पायरुविक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इसको लिख लेना कॉपी पे। ग्लूकोज जब जलता है तो किस में बदलता है? पायरुविक एसिड में बदलता है, तब हमें ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेना, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो फ्री में, नहीं कि आपको पेड करना पड़ेगा, पैसा वैसा नहीं लगेगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन किए जाए या फिर टेलीग्राम पे आप वहाँ पे हम PDF पा सकते हो। तो हम तीसरा बता दें आपको, एक होता है HMB। ठीक है, एक होता है HMB, ये क्या होता है? ठीक है, ये HMB ये क्या होता है आप जानते हो? HMB, ठीक है, HMB ये होता है H से होता है ह्यूमन, M से होता है मदर, B से होता है बैंक। देखो होता ये है, जब किसी शिशु की जन्म, ठीक है, जन्म के बाद मृत्यु हो जाए। ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद उसका जन्म के बाद मृत्यु हो जाए तो माँ का दूध तो निकलता है ना, तो जो माँ का दूध निकलता है ना, ठीक है, माँ के दूध को निकाल करके एक बैंक यानी कि 2 सप्ताह से 1 महीना तक रख दिया जाता है और दूसरे बच्चों को जिसकी माँ नहीं होती है उसको दे दिया जाता है। यानी कि ह्यूमन बैंक जो होता है, ह्यूमन मदर बैंक, ये काम क्या करता है? जब जैसे किसी की स्त्री को लड़का पैदा हुआ है तो उसका बच्चा मर जाए, ठीक है, उसका बच्चा मर जाए तो उसके माँ का जो दूध निकलता है ना, वो ह्यूमन मदर बैंक रख लेती है 2 सप्ताह से 1 महीना तक के। उसे आप क्या कहेंगे? ह्यूमन मदर बैंक।
ठीक है, इसको कॉपी में लिख लेना क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई जिसमें हमने बताया है कि ग्लाइकोजनेस बताया, फिर ग्लाइकोजेनेसिस बताया, ग्लाइकोलाइसिस बताया, ठीक है, आप ग्लाइकोजन का पायरुविक एसिड में बदलना, ये सब बताया है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो पीछे जा करके फिर से दोबारा क्लास देख लेना, ठीक है। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हमारा होगा फैट का चैप्टर होगा, ठीक है, फैट के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।